पिछला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड के पहले हमारा जो वर्ल्ड था वो कनेक्टेड था। उस समय भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू था। सिंधु घाटी की सभ्यता का एग्जाम्पल हमने लिया था, जिससे कि पता चलता है कि उस समय के लोग भी ट्रेड करते थे। ठीक है, और बहुत सारे दुनिया के लगभग हर देश एक दूसरे से किसी न किसी तरह से उस समय भी जुड़े हुए थे। तो आज जो जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट, सिल्क रूट के बारे में आज जानेंगे कि किस तरह से ये पूरे वर्ल्ड को जोड़ता था। पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम पार्ट को, पूरे वर्ल्ड तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट को उस समय जोड़े हुए था। स्टूडेंट, ये आपको पता है कि जब लोग व्यापार करने के लिए जाते होंगे तो किसी न किसी रास्ते का तो इस्तेमाल करते होंगे। कनेक्टिविटी कैसे डेवलप हुआ होगा? जैसे कि मान लें कि हम अभी कहें आपको कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो मुंबई और दिल्ली जाने के लिए कनेक्टिविटी है अभी अवेलेबल। रेलवे है, आपका जो है बस से भी जा सकते हैं, उसके बाद फिर हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, तो सारा कनेक्टिविटी है। तो उस समय जब ये सारी चीज नहीं थे तो उस समय कौन सी कनेक्टिविटी था, किस तरह से लोग मिलते जुलते थे, किस तरह से एक जगह के लोग, एक देश के लोग दूसरे जगह जाते थे। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये जानेंगे कि ये सिल्क रूट क्या था। ठीक है, सिल्क रूट्स लिंक्स द वर्ल्ड। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या था। स्टूडेंट, जब भी हम सिल्क रूट का नाम लेते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि शायद वो जो रूट होगा वो पूरा सिल्की होगा या उस पर सिल्क बिछा होगा, वो किस तरह से होगा, यानी कि सिल्क रूट क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मात्र एक रास्ता है, कनेक्टिविटी है जो दुनिया के बहुत सारे देशों को जोड़ता था। ये रूट वो लैंड, धरती पर, मतलब कि वो कहते हैं ना कि धरती पर से उस समय समुद्री रास्ते का खोज नहीं हुआ था। जब समुद्री रास्तों की खोज नहीं हुई थी तो उस समय व्यापार कैसे होता था, तो स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था। बहुत सारे देश, जमीन से जमीन पर बहुत सारे देश जुड़े हुए थे, और उसी स्थल मार्ग पर ही एक रूट था जो बहुत लंबा था, जो बहुत सारे देशों को जोड़ता था, तो वो था सिल्क रूट। ठीक है, तो ये क्या है, एक रास्ता था, एक रूट था। व्हाट इज दिस एंड व्हाई इट इज नोन एज सिल्क रूट। और इसको सिल्क रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मेन आइटम था ट्रेड का, यहाँ सिल्क टेक्सटाइल का होता था, और टेक्सटाइल में भी क्या, सिल्क का। तो सिल्क के टेक्सटाइल जो मेन आइटम थे ट्रेड होने का, जिसके वजह से इसको सिल्क रूट कहा गया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। और ये सिल्क रूट इतना वाइब्रेंट था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी कि मॉडर्न एज शुरू होने के पहले इतना वाइब्रेंट था कि लोग, मैक्सिमम दुनिया के अधिकांश लोग इस रास्ते के बारे में जानकारी रखते थे और इस रास्ते से जाते भी थे। ट्रेड इधर से होता था, और ये व्यापार के साथ साथ कल्चरल लिंक भी बनाता था। कल्चरल लिंक मतलब कि कल्चरल एक्सचेंज भी होता था इस रास्ते के द्वारा। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड, इतिहासकारों ने बहुत सारे ऐसे रूट्स का पता किया है। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल रूट्स, लैंड से लैंड और लैंड टू सी। इस तरह से कुछ रास्ते समुद्र से भी होके जाते थे, कुछ धरती से भी जाते थे। तो हिस्टोरियन ने बहुत सारे ऐसे रूट को आइडेंटिफाइड किया था जो कि सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। और सिल्क रूट कहाँ कहाँ से निकलता था, कहाँ कहाँ से किस किस को जोड़ता था। कनेक्टिंग वास्ट रीजन ऑफ एशिया, बहुत बड़े पार्ट, एशिया के बहुत बड़े पार्ट को जोड़ता था।
यूरोप के पार्ट को जोड़ता था और नॉर्दर्न अफ्रीका के पार्ट्स को जोड़ता था। इसका हम पिक्चर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सिल्क रूट कनेक्ट था। एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन इरा। और ये कब से था सिल्क रूट? ये काफी पहले से, जिसे हम बोलते हैं ना, हम लोग में बीसी बोलते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले से ईस्वी तक, यानी कि काफी एंशिएंट टाइम से ये रूट चल रहा था। और इसमें बिफोर द बीसी से लेकर 15वीं सदी तक ये एग्जिस्टेंस में था, एग्जिस्टेड था। और इतने लंबे समय तक इन्होंने वर्ल्ड को जोड़ने का काम किया था। आपके मन में होगा कि क्या 15वीं सेंचुरी के बाद वो रास्ता बंद हो गया? आपको पता है कि जब समुद्री मार्गों की खोज हो गई, तो समुद्री मार्गों की खोज हो जाने के बाद इस रास्ते का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। और कम होने का रीजन था, एक तो हो गया कि शिप वगैरह का आविष्कार हो गया, जो तेजी से चलने वाले शिप वगैरह थे वो बन गए, समुद्री मार्गों की खोज हो गई, और समुद्री मार्ग बहुत बड़े पार्ट को जोड़ता था, तो ये ज्यादा आसान हो गया सिल्क रूट की तुलना में। और दूसरा कि ये जो सिल्क रूट था, इस पे प्रायः आक्रमण होते रहता था, हुनों का, मंगोलों का, व्यापारियों को मार दिया जाता था, लूट लिया जाता था, जिसके वजह से धीरे धीरे ये रास्ता का यूज लोग कम करने लगे, इस रास्ते का यूज कम करने लगे। रास्ता तो अभी भी है, लेकिन अब लोग यूज नहीं करते हैं, जिसके वजह से इसका जो 15वीं सदी के बाद इसका यूज धीरे धीरे नहीं के बराबर होने लगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जानकारी कि किस तरह से सिल्क रूट डेवलप हुआ था, क्यों हुआ था, और ये कब तक रहा था। अब है कि इस रास्ते से व्यापार होने के कौन कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी व्यापार उस रास्ते से होता था, और हमारे यहाँ से क्या जाता था, हमारे यहाँ क्या आता था। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट कि वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में, कनेक्टिविटी बनाने में, कल्चरल एक्सचेंज करने में सिल्क रूट का बहुत ही ज्यादा महत्व था। इस रास्ते से जो मुख्य आइटम थे, ट्रेडेड जो आइटम था, वो चाइनीज पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस। चाइनीज पॉटरी चाइना से आता था, बाकी पार्ट में, दुनिया के बाकी पार्ट में जाता था। इंडिया से टेक्सटाइल जाता था, स्पाइसेस जाता था फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से, ये सारा चीज जाता था। पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ये कहाँ से जाता था? इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से। और बाहर से क्या आता था हमारे यहाँ? गोल्ड आता था और सिल्वर आता था यूरोप से। कहाँ आता था? एशिया। यही वजह है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, कोलंबस जैसे लोग 1492-1498 में ये एक ऐसे देश की खोज में निकले थे जहाँ पर कि सोना बहुत ज्यादा आया था यूरोप से। व्यापार के क्रम में सबसे ज्यादा सोना जहाँ आया था, व्यापार जब उस समय सिल्क रूट हो रहा था, ट्रेड, तो उस समय उसको पता चला कि एक देश है ऐसा, और वो किसकी तलाश कर रहा था? वो इंडिया का। कहते हैं कि भारत पहले सोना का चिड़िया था, वो बहुत ज्यादा यूरोप से सोना यहाँ आया था, स्पाइसेस के बदले और टेक्सटाइल के बदले, और इसी के वजह से इंडिया गुलाम भी हुआ। तो ये तो अलग बात। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। व्यापार के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होते थे। जैसा कि व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह जाता था, और उसमें वो सिर्फ अपने साथ जो ट्रेडेड आइटम थे वो तो ले जाता ही था, साथ में अपना कल्चर भी ले जाता था। वो अपने कल्चर वहाँ के लोगों को देता था और उसका कल्चर लेके आता था। तो साथ में ये दोनों साथ ही साथ चलते थे। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। तो दोनों चीज का एक्सचेंज होता था, और ये सारी चीजें वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रिश्चियन मिशनरीज, इस रास्ते से धर्म प्रचारक भी आते थे,
मुस्लिम उपदेशक भी आते थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक भी जाते आते थे। तो ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी जो हमारा कल्चर का ही पार्ट है, ये कुछ धर्म हमारे यहाँ से बाहर गए। बुद्धिज्म कैसे फैला दुनिया में? तो इस सिल्क रूट के माध्यम से फैला। और बाकी जो धर्म प्रचार हुआ वो भी इस रास्ते में होने में इस रास्ते का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिल्क रूट के बारे में हमने लगभग सारी जानकारी दे दी है। एक बार आपने बुक में आप पढ़ोगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट एक बात और कहना चाहते हैं कि आप हर विषय को महत्व दें। कहे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो हम वीडियो डालते हैं 2 बच्चे 3 बच्चे देखते हैं, बाकी बच्चा का कोई रिस्पांस नहीं होता है। आपको पता है कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ये पता है। और जो स्थिति है अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है, जो महामारी का जो समय चल रहा है, आप उसको भी जान रहे हैं। ये अनिश्चित है कि ये कब तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस सेंस में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई में आपको बताने का, तो उसको कम से कम सीरियसली लीजिए, उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और जहां समझ में नहीं आता है उसको पूछिए। किस मतलब कि कौन सा उम्मीद पे आप इसको मतलब नहीं देखते हैं? क्या लगता है कि एसएसटी में अगर आप फेल हो जाएंगे तो बाकी विषय में 80 नंबर 90 नंबर ला के क्या होगा? अधिकांश बच्चे मैथ एसएसटी में फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत इजी है, एक दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसमें जब तक आप थ्रूली स्टडी नहीं करेंगे सारे बुक का, जो टेक्स्ट बुक है उसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, और जो हम वीडियो बना रहे हैं जो आपके हेल्प के लिए, उसको नहीं देखेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना तो लगेगा कि ये तो कभी देखे ही नहीं थे। तो बाद में किसी को दोष देने से अच्छा है कि आप अभी समझें, अभी उसको जानें। और जहां आपको समझ में नहीं आता है, हम तो हमेशा कहते हैं कि आप पूछिए, आपका क्वेश्चन का वेट करते हैं लेकिन आपका जवाब नहीं आता है। और इससे धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी भी रुचि घटने लगती है। ऐसा लगता है कि क्या फायदा इतना मेहनत करके, तो बच्चा को रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। तो ये चीज गलत है। आप रिस्पॉन्स दो, आप समझो उसको, आप क्वेश्चन पूछो, आप नोट्स तैयार करो। हर विषय को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। तो आई होप कि हम आशा करते हैं कि आगे आप सब लोग कम से कम क्लास 10th से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सिंसियर होता है स्टूडेंट, क्योंकि उसको बोर्ड एग्जाम देना होता है। जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी होता है। तो इसको आप कंटिन्यू रखें। जैसे सारा चीज आप एकदम तैयार करके, जैसे इसका फोटो भी हम पिक्चर भी भेज देते हैं बोर्ड का, उसको भी आप बनाइएगा, बुक पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप पूछिएगा। ठीक है, तो ये तो था कि आपको ध्यान देना है थोड़ा सा पढ़ाई पे। स्कूल कब खुलेगा नहीं खुलेगा कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो यही आपका एक जरिया है, एक साधन है आपसे जुड़े रहने का। और इसको देखिए, समझिए, और जहां दिक्कत होता है पूछिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में पढ़ेंगे किस तरह से फूड ट्रेवल किया, किस तरह से एक जगह जो फूड होता था दूसरे जगह नहीं होता था, किस तरह से एक जगह आलू की खेती कहीं होती थी और लोग का जरूरत कहीं और पूरा होता था, किस तरह से फूड ने भी वर्ल्ड को कनेक्ट किया, ये भी हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बाय।